नमस्कार, जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम आप सभी का हमारे एकलव क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारा एएलपी बैच जो निरंतर रूप से अपनी कार्य प्रगति पर लगा हुआ है, आप लोगों को आपकी सफलता दिलाने पर लगा हुआ है, उसी क्रम में आज आपके अपने केपी सर आपके सामने साइंस यानी भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री के वो 30 प्रश्न यानी साइंस के 30 प्रश्न बोले जाएं तो वो लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। बच्चा, जैसा कि आपको पता है, घड़ी में 8 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने वादा किया था कि डेली आपको साइंस की वो प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार होनी है कि इसमें क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसकी डिटेलिंग भी हमको पढ़नी है, ताकि वो क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी प्रकार से आए, उसका आंसर बस हमको आना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्लास को बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि इस क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाए जाए, कुछ आपके लिए सरप्राइज लाए जाएँ, कुछ गिफ्ट्स लाए जाएँ, ताकि जो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बेटा जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करना है इसको। चले, घड़ी में 8 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक जो बार बार कहता हूं मैं, जैसे ही 8 बजे अपना मोबाइल को ओपन करके बेटा बैठ जाया करो, क्योंकि आपके अपने केपी सर लेके आते हैं साइंस के वो इंटरेस्टिंग 30 प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बेटा जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि आपको बार बार लगाना है। जितना आप लगाओगे, जितना आप उसको पढ़ोगे, उतना ही वो दिमाग में बैठेगा। ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को करना है कि रिदम बना के चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बेटा इसको शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा एकलव क्लासेस झांसी, हमारा परिवार जो निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है ताकि आपको आपकी मंजिल, आपकी सफलता मिल सके और आपकी सफलता के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, देखिए रेलवे सेट नंबर आज हम करेंगे रेलवे का सेट नंबर 4। तो बेटा जिन्होंने जो आज चैनल को नई बार वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले की 3 वीडियो और देख लें बेटा, क्योंकि जो पहले की 3 वीडियोस हमने रेलवे के सेट की डाली हुई हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो मैंने वो आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो पूरे के पूरे डिटेलिंग बेस्ड हैं। ठीक है, यानी आपको उसमें क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा, साथ ही साथ वो हो सकता है वो पूरा का पूरा टॉपिक ही मैंने क्लियर करा दिया हो आपका। ठीक है, तो उस वीडियो को भी बेटा देखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा अपने रेलवे सेट के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो भी अगली वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित मटेरियल मिलता रहेगा, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, कौन से एग्जाम आ रहे हैं, क्या क्या एग्जाम आ रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेटा आपको हमारा यूट्यूब चैनल यानी कि एकलव क्लासेस झांसी को बेटा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई बुक समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चंस की क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी क्या करेंगे बेटा? कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लोग फेसबुक चला रहे हैं, सर इंस्टा नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते, अरे फेसबुक तो चलाते होगे, तो उस पर भी हमारा चैनल है, यानी आपको हर सुविधाएं दी रखी हैं, आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, आजकल तो सबके अकाउंट बने हुए हैं ना, तो इंस्टाग्राम पर भी चैनल है। बेटा आपको कुछ जानकारी चाहिए है तो इंस्टाग्राम पे एकलव क्लासेस झांसी डालकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बेटा टेलीग्राम एकलव क्लासेस झांसी, इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते इसी क्रम में, जैसा कि डेली मैं दिखाता रहता हूँ। ये डेली क्यों दिखाता हूँ? ये डेली दिखाने का मेरा मोटिव यही होता है क्योंकि आपको इससे एक मोटिवेशन मिले कि अकेले आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप जैसे लाखों बच्चों लगे हैं तैयारी करने पे, तो अगर इनसे आगे निकलना है तो हमें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर भीड़ में आप घुसे हो, ध्यान रखना बेटा, अगर भीड़ में आप घुसे हो तो पहचान जब ही बनेगी जब सबसे अलग करके निकलोगे। ठीक है, जब सबसे अलग चलोगे तब आपकी पहचान
पहचान बनती है, क्योंकि भीड़ में बेटा ध्यान रखना हमेशा पहचान छुपा ली जाती है। इस बात को बेटा नोटिस करना कि भीड़ में हमेशा आपकी पहचान छुपा ली जाएगी, तो भीड़ से अलग रह के चलना है। अगर भीड़ में शामिल होना तो कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग इफेक्ट करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग भी आपको जान सकें। ठीक है, इसलिए मैं आपको डेली दिखाता हूं। तो ये देखें बेटा कि कई सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में आकर, हमारी कोचिंग में आकर निरंतर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बेटा बच्चों ज्वाइन, अभी बैच ज्वाइन नहीं किया, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोर्स कुछ कहीं नहीं छूटा है, जो छूटा है वो भी आपका कवर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बेटा बात करेंगे, ये हमारे सिलेक्शंस, ये हमारे कुछ क्या है बेटा, ये हमारे कुछ संस्थान के कुछ टॉपर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, जिन्होंने बेटा क्या अपनी मेहनत के दम पर क्या किया है, अपने आप के सपनों को साकार किया है, अपने परिवार को, अपने देश को गौरवान्वित किया है। आपको भी इसी तरह अगर करना है तो आपको भी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपकी फोटो भी एक दिन इस वाले कॉलम में आ सके। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बेटा बात करेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो देखेंगे जैसे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए बेटा, इसको आंसर दीजिए, जल्दी से बेटा इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा पहला क्या कह रहा है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है और यह एक सफेद चूर्ण है। ठीक है, और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? बहुत ही बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको जल्दी से जरा आंसर देंगे क्या इसका, किस किस को ये आंसर आ रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं बेटा जिप्सम का, तो जिप्सम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा CaSO4.2H2O। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करें कि जिप्सम को जब गर्म किया, तो जब बेटा जिप्सम को गर्म किया जाता है, ध्यान रखना, जिप्सम को जब भी जिप्सम, ठीक है, क्या लिख रहा हूं बेटा, जो मैं लिख रहा हूं उस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना करो। ठीक है, बड़े ध्यान से सुना करो। जब भी जिप्सम को बेटा 393, कितना कह रहा हूं मैं, 393 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करोगे, तो आपको बेटा क्या मिलता है, पॉप। पॉप बोले तो बेटा POP, जिसको बोलते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर अच्छा मैं बात करूं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कई बार बेटा पूछा गया पेपर में, आपको 4 सूत्र दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए बेटा क्या होता है। तो ध्यान रखना है बेटा, प्लास्टर जो ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O, यानी कि जो पानी होता है इसमें कितना होता है, आधा होता है। ध्यान रखना बेटा, अगर पानी में 2 मॉलिक्यूल होंगे तो क्या बन जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा, और अगर पानी के आधे मॉलिक्यूल होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वो बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, जिप्सम का उपयोग कहां किया जाता है, पेपर में अगर पूछ दें जिप्सम का उपयोग क्या किया जाता है, तो बेटा ध्यान रखना, जो जिप्सम का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बेटा सीमेंट में। कहां किया जाता है, सीमेंट में। अच्छा, सीमेंट क्या करता है, अगर सीमेंट को बेटा पानी में मिला दोगे तो सॉलिड पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो जिप्सम का भी बेटा उपयोग किसमें करते हैं, हम सीमेंट में करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि जिप्सम को अगर गर्म करेंगे तो बेटा एक पदार्थ बनेगा जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। ये बेटा किस रंग का होता है, देखो यहां पर दे रखा है साफ साफ, सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, जब भी आप घर बनवाते हैं ना, नया जब नौकरी लग जाएगी आपकी, जब घर बनवाएंगे तो घर बनवाने के पुटीन कराओगे, पुट्टी कराते हो, यानी POP आएगी ना, वही है भैया, ये वही है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करें, आगे बात करते हैं, जल्दी से बेटा नोट करो, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी देखो। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। बेटा पर्दे को अगर बोले हम तो क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रीन। यानी कि कौन से प्रतिबिंब हैं जो हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमें जो पर्दे पर मिल सकते हैं। बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, और आभासी और छोटा। तो बेटा इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक देता हूं आपको, कि आपको
याद रखना है कि अगर पर्दे की बात करें, किसकी बात करें, पर्दे की बात करें, तो बेटा ध्यान रखना कि जो वास्तविक चीज होती है केवल वही दिखाई देती हैं, जो रियल में चीज होती है केवल वही दिखाई देती है, आभासी कभी भी दिखाई नहीं देता। आभासी का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी, काल्पनिक, हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो बेटा अगर पर्दे पे पूछे तो पर्दे पे कौन ध्यान रखना बेटा, पर्दे पर हमेशा हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। कौन सा प्रतिबिंब मिलता है हमें, हमें हमेशा बेटा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। अब वो प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा और छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, देखो बेटा ऑप्शन नंबर 1 और 2 कहां पर हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बेटा ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं जरा, अगर यहां से क्वेश्चन बना, अगर यहां से क्वेश्चन बना कि वास्तविक प्रतिबिंब आप किस किस से प्राप्त कर सकते हो, तो बेटा ध्यान रखना वास्तविक प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण, क्या से बेटा, अवतल दर्पण, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है बेटा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इन दोनों से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। बड़ी शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ी शानदार तरीके से समझ में आएगा, बस मेरी बात को आप सुनते चलना, ठीक है। यानी कि पर्दे पर बेटा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेंगे, प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारे दोनों आंसर होंगे। अगर क्वेश्चन बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर की दृष्टि से कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन देता है, तो ध्यान रखना हमेशा बेटा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हमेशा क्या दे देंगे बेटा, आपको वास्तविक प्रतिबिंब देंगे। जल्दी से बेटा नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, जल्दी से इसको पढ़ेंगे पहले बेटा। क्वेश्चन जितना आप पढ़ोगे इसको क्या करो, बोला करो, इसको समझा करो, ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल, मैं बार बार बोला हूं, तुक्का बिल्कुल नहीं। अब जमाना चला गया तुक्का लगाने का, तुक्का लगाओगे बेटा माइनस मार्किंग में बह जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तुक्का वहीं सक्सेस होता है कि जहां माइनस मार्किंग नहीं हो, भैया तुक्का लगा के चले आए, राम भरोसे चले आए। लेकिन अब वो जमाना चला गया। अभी देखा आपने पुलिस के पेपर में क्या हुआ, पुलिस के पेपर में 60,000 भर्तियां थी, फॉर्म कितने निकले, 50 लाख। तुक्का के भरोसे चलोगे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ध्यान रखना बेटा। तो तुक्के पे से बात नहीं करना। अब बात करेंगे हम अपनी मजबूती से बात करेंगे, अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, अगर देखो सिल्वर क्लोराइड की बेटा बात करें, सिल्वर क्लोराइड यानी कि सिल्वर मतलब क्या होता है बच्चों, AgCl। सिल्वर मतलब क्या होता है, AgCl। और सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है बेटा, AgBr। क्या मतलब होता है बेटा, AgBr। तो बेटा अगर याद करो कि फोटोग्राफी में बेटा, फोटोग्राफी में ध्यान रखना बेटा ऑप्शन नंबर डी यानी कि AgCl और AgBr दोनों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा, AgCl का और AgBr दोनों का ही बेटा हम किसका करते हैं, उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बेटा बात समझ में आ रही है एक बार लाइक करो सेशन को जरा, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है वीडियो पढ़ने में, तो एक बार बेटा इस क्वेश्चन को लाइक करके दिखा दो जरा, लाइक करके दिखाओ इसको जरा। चलो थोड़ी मैं और बात कर दूं अगर कि AgCl का बेटा उपयोग कहाँ किया जाता है। AgCl का बेटा उपयोग किया जाता है वो हम दवाई बनाने में भी करते हैं, दवाई बनाने में भी करेंगे और मिश्र धातु बनाने में भी करेंगे। किसमें करेंगे बेटा, मिश्र धातु बनाने में भी करेंगे। अच्छा AgBr का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, तो ध्यान रखना AgBr का उपयोग बेटा हम अर्धचालक, अर्धचालक जानते हो बेटा, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा जो लोग वॉच लाइव देख रहे हैं वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए करें, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, अगला चौथा नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा चौथा कह रहा है कि एक धारावाही प्रणालिका के इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है और क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित होती हैं। चलो बेटा कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि धारावाही परिनालिका क्या होती है। अरे बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। धारावाही परिनालिका बेटा, परिनालिका को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। और कुछ ये ऐसा होता है, संरचना ये तार के समान होती है, ठीक है। ये है हमारा बेटा क्या, परिनालिका, या इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनॉइड बोलते हैं। और अगर मैं
अगर मैं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसके समांतर होती हैं, अंदर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा जरा, अब क्या कह रहा है, यानी कि आपको एक तार लेना है और इसको बेटा एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि इसमें अब क्या बहने लगेगी बेटा, धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, धारा बन गई आपकी धारा भाई परिनालिका। अब वो कह रहे हैं इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया था। बिल्कुल बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी पदार्थ में चुंबक उत्पन्न करोगे, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। यानी करंट पर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाएगी, यानी आकर्षित करने की क्षमता आ जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेटा, ट्रेन के ऊपर देखोगे, ट्रेन के ऊपर जो लाइनें होती हैं उसमें करंट होता है कि नहीं होता, और कोई इंसान अगर छू ले तो क्या चिपका लेती है अपने तरफ। ठीक है, चिपका लेती है, अपने पास बुला लेती है, यानी उसके अंदर चुंबकत्व आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। बिल्कुल भैया, ये क्षण चुंबक जानते हो, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, सीधी मैग्नेट। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको बोल सकते हैं क्षण चुंबक। मेले में जाते हो लंबी लंबी चुंबकें आती हैं, ठीक है, तो क्षण चुंबक की तार करता है। बिल्कुल भैया, क्षण चुंबक की तरह काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। संकेंद्रित वृत्त का मतलब जानते हो, संकेंद्रित वृत्त का मतलब ऐसे ऐसे होती हैं। क्या आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहे हैं क्या? नहीं भैया, ये क्या होती हैं, ये समांतर होती हैं। यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, और बेटा केवल ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा, यहाँ से वादा करके जा रहा हूँ कि इस टॉपिक में दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस मेरी बात को फॉलो करते चलना, मेरी बात को सुनते चलना। अगर दिक्कत आ गई तो बोलना। ठीक है, नोट करें बेटा, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एड्स आ गया। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पढ़ के जाना भैया पेपर में। ठीक है, पढ़ के जाना, किसी ना किसी बीमारी का पूरा नाम पूछ देगा भैया, किस विषाणु से होता है, किस जीवाणु से होता है, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा भैया। तो ध्यान रखना, एड्स बेटा, एड्स का अगर ध्यान रखोगे तो एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है भैया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, जिसको एड्स हो जाता है बेटा, एड्स ज्यादा होता है यौन संपर्क से बेटा एड्स फैलते हैं। ठीक है, अब एड्स से होता क्या है? एड्स से बेटा ध्यान रखना, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, क्या बेटा, रोग प्रतिरोधकता क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना बेटा, वो कम हो जाती है, आपकी बॉडी बिल्कुल सूख जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बीमारी से लड़ नहीं पाएगी। अच्छा, अब अगर भैया किसी को एड्स हो गया, जैसे मान लो किसी को एड्स हो गया, तो हम पता कैसे लगाएंगे? पेपर में बेटा कई बार पूछा गया कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ध्यान रखना तो जो एड्स का टेस्ट होता है बेटा, एड्स का पता लगाने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं एलिसा। कौन सा बेटा? एलिसा टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि एलिसा टेस्ट करते हैं। अगर एलिसा टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो व्यक्ति को एड्स बोला जाता है कि व्यक्ति को एड्स है। अगर वो एलिसा टेस्ट में नेगेटिव है, इसका मतलब उसका वो एड्स प्रभावित नहीं है। अच्छा, अब भैया एड्स की दवाई जो होती है, दवाई क्या होती है बेटा? दवाई जरा किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या दवाई क्या होती है? देखो बेटा, मैं अगर बता दूं आपको दवाई, तो दवाई बेटा याद रखना, रिवावायरिन। क्या बेटा? रिवावायरिन। या बेटा एक दूसरी होती है AZT। बेटा ये पेपर में पूछी जाती है, दवाई किससे रिलेटेड है, AZT किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना भैया, ये एड्स से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? पूरा एड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किससे होता है, क्या होता है, क्या इफेक्ट करता है, कौन सा टेस्ट होता है, कौन सी बीमारी, यानी कि पूरा चित्रा उड़ा देंगे फिजिक्स का अपन। ठीक है, अगर मेरे साथ बने रहोगे तो गारंटी दे रहा हूं 1 महीने पूरे फिजिक्स का चित्रा उड़ा देंगे। ठीक है, बस नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे।
इससे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा आपको, भैया नोट कर लेना, इससे पेपर में आता अगर आ जाए कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं होता, ठीक है, कहां पर ये अप्लाई नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, कभी भी ये भारी धातुओं पर, ठीक है, यानी कि भारी धातुओं पर ये कभी भी अप्लाई नहीं होता। बात समझ पर आ रही है कि नहीं आ रही है? अप्लाई नहीं होता, इस चीज को बेटा नोट करना, पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है, हर तरीके से तैयार कर रहा हूं आपको, ठीक है, हर तरीके से तैयार कर रहा हूं, नोट करें बेटा, इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है बेटा आज का, ठीक है, इसको बेटा ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत हो, ठीक है, अगर आप लोग कमजोर पड़ जाओगे तो हम लोग भी थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन आपका जिम्मा जब उठाया है नौकरी का तो हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, भले आप कितने भी कमजोर पड़ जाओ, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? भैया कौन सा ऐसा है जो स्वच्छ कर देगा, क्या कर देगा, पर्यावरण को स्वच्छ कर देगा? तो बेटा ध्यान रखना, स्वच्छ करने का काम कौन करते हैं भैया? जीवाणु और कवक करते हैं। कौन करते हैं? जीवाणु और कवक। अच्छा अब कैसे करते हैं ये भी सुन लो जरा। जो जीवाणु होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, जो मृत अवशेष होते हैं ना, यानी कि जब कोई मर जाता है, ठीक है, जब कोई चीज मर जाती है, कोई सजीव मर जाता है तो उसका ये क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो से। अच्छा कवक क्या होता है? कवक क्या करता है भैया? ध्यान रखना, कवक जो होता है वो जंतु और पौधों, किसका? जंतु और पौधों का भैया क्या करता है, इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जंतु और पौधों को डिकम्पोज करते हैं। अच्छा एक और कुछ चीज बता दूं अगर यहाँ से बेटा एक और, आज का सेशन तो भैया बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, आज तो ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। देखो जीवाणु का बेटा ध्यान रखना कि जीवाणु का काम क्या होता है। तो जब सिरका बनाते हो ना, क्या बनाते हो भैया? सिरका जानते हो, विनेगर जो चाउमीन में खाते हो ना, ब्लैक वही है सिरका, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे बेटा विनेगर यानी सिरका का फॉर्मूला बेटा, इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें कौन सा अम्ल होता है बेटा सिरके में? तो ध्यान रखना इसमें होता है बेटा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ध्यान रखना। तो सिरका जो बनता है उसमें काम कौन करते हैं? उसमें भैया जीवाणु ही काम करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? उसको सिरका बनाते हैं, ठीक है। बात समझ, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे सिरका कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा कवक क्या करता है भैया? कवक क्या करता है? ध्यान रखो, अगर हम बात करें एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल जानते हो ना, एल्कोहल जो रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाती है दुकान, वही है एल्कोहल, ठीक है। हाँ तो एल्कोहल में बेटा ध्यान रखना कि एल्कोहल उद्योग में ईस्ट बनाने के लिए, किसका बनाने के लिए बेटा? ईस्ट, जिसको हम लोग खमीर बोल देते हैं बेटा, ठीक है, इसमें बनाने में बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ठीक, जल्दी से नोट करो। और सेशन में एक एक क्वेश्चन को फाड़ना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले उस क्वेश्चन का हम आंसर करके रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा सेशन है बेटा आज का। जल्दी से बेटा इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया। देखो गोलीय दर्पण जानते हो, या तो वो उत्तर हो सकता है, या तो वो अवतल यानी कनकेव हो सकता है, या तो वो कॉन्वेक्स हो सकता है। और भैया ये इसकी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है, यानी जहां से प्रकाश किरण जाए और वापस लौट के ना आए, ऐसी अक्ष क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष होती है। अच्छा एक बात और बता लो, यहाँ पे एक और चीज समझ लो बेटा कि जो दर्पण का मुख्य बिंदु होता है यानी मध्य बिंदु होता है दर्पण का, ये हमारा दर्पण है, ये हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, नेल पेंट कर दी हमने, इस पे पॉलिश लगा दी। तो दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी इंग्लिश में बोले बेटा तो पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। अच्छा क्या क्या बात इसमें सही नहीं है जरा देख लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है ये दर्पण का अभिलंब होता है। देखो भैया दर्पण ये है, अभिलंब है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है हमारी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा कह रहा है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। भैया ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। ये बात हमें अच्छी क्यों नहीं लगी? कि जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट यहीं पर हो, भैया यहाँ भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट, जरूरी थोड़ी है कि जो दर्पण के सामने ही ऑब्जेक्ट रखा, अरे दूर रखा हवा में टंगी, हम वहां चीज से देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बिंदु तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये बात बिल्कुल मान ली हमने भैया कि जो फोकस होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है, या तो दर्पण के बाएं होगा या दर्पण के दाएं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 दो सही हैं, यानी कि 2 तो बिल्कुल गलत हो गया ना। अच्छा देखो जरा ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 बेटा ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, पूरी बात कहानी सुनी कि नहीं सुनी? अगर ऐसे पढ़ोगे तो गारंटी दे रहा हूं 1 महीने में कोई पेपर नहीं साला जो नहीं निकाल पाए हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को बेटा ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है, बिल्कुल जोश के साथ नहीं उमंग के साथ हम लोग को तैयारी करनी है कि अब जो पेपर आएगा, कसम खा रहे हैं कि अब जो पेपर आएगा उसको निकाल के ही मानेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसके बारे में बेटा बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया। विद्युत मोटर कई बार मैंने पढ़ा है आपको, अभी जो सेट हुए थे उसमें भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। विद्युत मोटर ध्यान रखना बेटा। अच्छा अगर पूछते हैं आपके कि विद्युत मोटर का निर्माण किसने किया, भैया कौन थे जो विद्युत मोटर को बनाया था, तो ध्यान रखना भैया विद्युत मोटर को बनाने वाले कौन थे, फैराडे। कौन थे भैया? माइकल फैराडे थे जिन्होंने विद्युत मोटर को बनाया था। अच्छा विद्युत मोटर काम क्या करता है, विद्युत मोटर काम क्या करता है भैया? विद्युत मोटर ध्यान रखना ये हमेशा भैया विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ये बदल देता है भैया यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है भैया? विद्युत मोटर, ठीक है। लाइट आ रही है, मम्मी ने कहा पानी की मोटर चलाओ, तो हमने क्या किया, बटन स्विच ऑन किया, वहां से करंट जाई, जब करंट गई तो हमारी जो पंखा है मोटर के अंदर वो घूमने लगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई भैया? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा अगर इसका सिद्धांत पूछ दें, अगर हमारी विद्युत मोटर का क्या पूछ दें, सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो बेटा ध्यान रखना जो हमारी विद्युत मोटर होती है वो हमारी काम करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बेटा इसमें विद्युत भी होती है, चुंबक का भी काम होता है। ये तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? अब क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो ध्यान रखना है बेटा उलट देता है, उलट देता है। अगर पढ़ा भी नहीं है तो बेटा ऑप्शन से लगा देना विभक्त। विभक्त मतलब बांटता होता है ना, तो विभक्त विलय जो होता है जिसको बेटा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। ये क्या कर देती है, ये धारा की दिशा को पलट देती है, धारा की दिशा को पलट देती। अगर बेटा हम थोड़ी चुंबक की बात कर दें आपको, अगर मैं चुंबक दिखाऊं आपको, अगर मोटर दिखाऊं आपको, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये बेटा क्या होता है हमारा आर्मेचर होता है। क्या होता है? आर्मेचर होता है। और यहाँ पर हमारे क्या स्लिप रिंग्स होती हैं और यहीं हमारे ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ रही? यानी कि ये जो होते हैं ना गोल गोल संरचना, गोल गोल संरचना होती है, इन्हीं को बोलते हैं हम स्लिप रिंग बोलते हैं। और ये क्या करती है बेटा? ये धारा की दिशा को बदलने का काम करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरी मोटर खोल दी हमने, ठीक है, पूरी मोटर खोल दी। भले ही अपन ने फिजिकल तौर पर ना खोली हो, लेकिन मानसिक तौर पर पूरी मोटर खोल के हम लोगों ने पढ़ दी, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करो, जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है बेटा ये, ठीक है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी, तो बेटा जो मजा आप लोग ले रहे हैं कोशिश करें ये मजा और लोगों को भी लेने दें, ठीक है। पूरा मजा आप लोग ना रखें, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बल्ब के फिलामेंट से क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है भैया? क्या प्राप्त करोगे इनमें से? तो ध्यान रखना बेटा उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी कि हाई रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको पतला और लंबा बनाया जाता है। अच्छा बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फिलामेंट में ध्यान रखना बेटा फिलामेंट में टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं बेटा? टंगस्टन मेटल होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं? ध्यान रखना बेटा जो टंगस्टन का बेटा जो गलनांक होता है, क्या होता है? गलनांक, यानी कि जो मेल्ट होता है इसका जो गलनांक होता है बेटा बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है, जल्दी नहीं पिघलता ये, ठीक है, जल्दी नहीं पिघलता, इसलिए हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन का उपयोग करते हैं। अच्छा
बल्ब की बात करें तो बल्ब में बेटा कौन सी अक्रिय गैस होती है, कौन सी अक्रिय गैस होती है, तो बेटा बल्ब के अंदर हमारी आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। अच्छा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको ऐसे साइन देखा है आपने, ऐसे साइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर बेटा फॉर्मूला पूछें तो ध्यान रखना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। देखो तभी तो दिया है कि और लंबा बनाया जाता है, यानी कि लंबा बनाओगे इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगर तुम्हें बेस नहीं पता, फॉर्मूला पता, तो उससे भी टिक कराओगे, यानी उच्च प्रतिरोध। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बार सेशन को जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, ठीक है। और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको लोगों को देना कि भैया 8 बजे ठीक मोबाइल खोल लो, आपको आपके केपी सर अपने क्वेश्चंस का सेट लेकर आएंगे जो आपको फिजिक्स के प्रति ऐसा रोमांच जगा देंगे कि आपको फिजिक्स से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से एक किसके कारण दिखाई देती है? देखो जब प्रकाश की किरण बेटा अंदर आती है, देखो मैं दिखाऊंगा अगर आपको, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण बेटा अंदर आती है तो रास्ते में बेटा, रास्ते में क्या होते हैं, कई कई छोटे छोटे क्या होते हैं, वायुमंडल में कण होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, ये हमारे कण हैं, ठीक है। जब ये कण प्रकाश की किरण से टकराती है तो बेटा हर जगह ये क्या होती है, ये फैल जाती है। इसका क्या होता है? फैल जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इसको जरा। एक ही बार में 3 चीजें क्लियर करूंगा मैं आपकी, एक ही बार में 3 चीजें, ठीक है। अगर बात समझ में आए तो बेटा लाइक करना सेशन को आज, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना। अच्छा, फैलता कौन है, फैलता कौन सा कलर है बेटा? तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा फैलेगा बेटा कौन सा? बैगनी। कौन सा फैलेगा? बैगनी फैलता है, बैगनी ज्यादा फैलेगा सबसे ज्यादा। उससे कम कौन फैलेगा बेटा? उससे कम फैलेगा आपका आसमानी। उससे कम कौन फैलेगा? आसमानी फैलेगा। अच्छा, सबसे कम कौन फैलेगा? सबसे कम बेटा, यानी कि अगर मैं बात करूं कि आसमानी से कम कौन फैलेगा, तो आसमानी से कम फैलेगा बेटा नीला, ठीक है। अगर बेटा इन तीनों रंगों को देख लूं, अगर तीनों रंग बेटा फैलते हैं तभी तो हमारे जो आकाश का रंग है वो कैसा होता है बेटा? आकाश का रंग होता है हमारा नीला, क्योंकि जब सन से लाइट आती है तो इसका क्या होता है भैया? प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन का मतलब बेटा सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी, आसमानी, नीला। इन तीनों को मिला दोगे तो भैया आसमान का रंग बन जाएगा, यानी कि नीला, ठीक है। तो अगर बेटा पेपर में पूछ दें, पेपर में अगर पूछ दें कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो अभी ऑप्शन क्या लगाओगे आप? प्रकाश का प्रकीर्णन ही लगाओगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ दें, अगर वो पूछ दें कि जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, यानी कि सनसेट और सनराइज, यानी कि जब सूर्य उदय और जब सूर्य अस्त होता है तो भैया जो सूर्य का रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अच्छा, इसका आंसर बताओ जरा, इसका कोई आंसर बता सकता है क्या? तो ध्यान रखना बेटा कि जो लाल रंग होती है इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत दूर से भी आराम से दिख जाता है, ठीक है, बहुत दूर से आराम से दिख जाता है। इसलिए जब सूर्योदय होता है यानी कि सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सन होता है वो हमसे बहुत दूरी पर होता है, ठीक है। बहुत सन क्या होता है, देखो अगर इसको मैं समझूं, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो सूर्य जब उगता है, जब सूर्य उगता है या जब अस्त होता है तब वो हमसे सबसे दूरी पर होता है, ठीक है। सूर्य में 7 रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? हमने बताया था आपको कौन कौन से होते हैं बेटा? विविग्योर। कौन कौन से बेटा? विविग्योर। ये 7 रंग होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। तो केवल लाल रंग ही हमारे पास पहुंचता है। कौन सा बेटा? केवल लाल रंग ही हमारे पास पहुंचता है। इसलिए सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय हमें सूरज कैसा दिखता है? लाल रंग का होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा तरंग दैर्ध्य की, किसकी बात करूं बेटा? तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। अगर पूछा जाए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो बेटा होती है वो लाल रंग की। लाल रंग की क्या होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है। अच्छा, मैं प्रकीर्णन की बात करूं, प्रकीर्णन की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा बेटा किसका? बैगनी का। किसका होगा? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। अच्छा,
थोड़ी मैं और बात कर लूँ, थोड़ा 2 मिनट चर्चा और कर लेता हूँ। अगर तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है भैया, कम बात करें तो कम होती है भैया बैंगनी की। किसकी? बैंगनी की तरंग दैर्ध्य कम होती है। अच्छा, और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? देखो ज्यादा तो हो गया बैंगनी का, सबसे कम किसका हो गया भैया? लाल का। लाल का क्या हो गया? कम। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, सर इसको याद कैसे करें? इसको याद आपने बता तो दिया, याद करने किया। अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो? ये चैनल आपके लिए ही तो बनाया है, ये सुविधा आप ही के लिए दी गई है कि याद तो नहीं हो रहा है तो बताओ तो क्या याद नहीं होगा। ऐसी ट्रिक देंगे, ऐसी मजेदार चीजें देंगे कि मजा ना आए तो कहना, ठीक है? 2 मिनट मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। देखो, तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है? दूरी। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है बेटा? दूरी। और प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी कि जो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, जो सबसे ज्यादा दूरी करेगा, वही इंसान जिंदगी में कम फैलेगा। ठीक है? यानी कि जो इंसान सबसे कम फैलता है वही इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। बात समझ में आ रही? देखो, कम फैला जिंदगी में, कम डिस्ट्रैक्शन हुए, मोबाइल कम, ठीक है, पढ़ाई में घुसा रहा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, तो भैया सबसे ज्यादा दूरी तय कर गया, यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो गई। अब देखो, जो इंसान सबसे ज्यादा फैला, ठीक है, जो इंसान सबसे ज्यादा फैला, देखो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी का था, सबसे ज्यादा फैला, सबसे ज्यादा कौन फैला? बैंगनी फैला। भैया तरंग दैर्ध्य देखो कम हो गई, यानी दूरी कम हो गई। इसलिए तो कहते हैं प्रकृति में कि दुनिया में कम फैलोगे ज्यादा दूर जाओगे, ज्यादा फैलोगे कम दूर जाओगे। भैया ये फिजिक्स भी कह रही है, यही तो फिजिक्स चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया मेहनत कर लो, मेहनत का समय है, मेहनत कर लो। जल्दी से बेटा नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, टाइम कम है बेटा, जल्दी से आगे बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा क्या, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की किस अभिक्रिया में भैया श्वसन की आवश्यकता होती है? देखो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो भैया ध्यान रखो, पाइरोवेट। पाइरोवेट बताया था मैंने क्या होता है? जब कार्बन के 6 अणु में से 3 अणु बेटा बचते हैं, उसको पाइरोवेट बोलते हैं ना। और बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरण, जब भैया आपकी श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि ब्रीदिंग जब करते हो तो उसमें एक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है? यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाया जाता है, जब पचाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है भैया? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, पानी भी निकलता है, और साथ में आपको फ्री में ऊर्जा भी मिलती है। ये ऊर्जा किस फॉर्म में होती है बेटा? बता चुका हूं कई बार, ऊर्जा मिलती है आपको एटीपी के फॉर्म में। और यही ऊर्जा जो मिलती है, जिस ऊर्जा से हम पढ़ रहे हैं, जिस ऊर्जा से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस ऊर्जा से आप वीडियो देख रहे हो, जो ऊर्जा हमें क्या करती है? हमारी फिजिकल वर्क देने में काफी सहायक होती है। ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है भैया? पाइरोवेट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा आज हम लोग, ठीक है? चलो एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई स्टार्ट करना है। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन सा ओम का नियम है? अरे भैया ओम का नियम कितनी बार पढ़ चुके होगे? ओम का नियम क्या कहता है भैया? ओम का नियम कहता है बी बराबर आई आर। चिल्ला चिल्ला के कहता है बी बराबर आई आर। अच्छा बी क्या होता है? बी होता है भैया विभवांतर। बी क्या होता है? विभवांतर होता है, यानी कि पोटेंशियल भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा आई क्या होता है? आई होती है हमारी धारा होती है, धारा होती है। और आर क्या होता है? आर होता है भैया प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। अच्छा 1 मिनट में और बात कर लूं अगर, तो मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दो जरा। विभवांतर का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा धारा का मात्रक क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और अच्छा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक अभी हम पढ़ा है बेटा, क्या होता है? ओम होता है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यानी कि क्वेश्चन को आज पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, ठीक है? कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस मन में एक जुनून है कि इस क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जल रिसकर भूमि के अंदर जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, बाष्पोर्जन तो होता नहीं है, क्योंकि बाष्पोर्जन क्या होता है बेटा, बाष्पोर्जन यानी इवेपोरेशन क्या होता है कि जो पृथ्वी में उपस्थित जल होता है वो धीमे धीमे क्या भैया गैस बनकर हवा में बदलता जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि द्रव का किस में बदलना भैया, द्रव का गैस में बदलना, यही तो कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, परासरण क्या होता है? परासरण का मतलब होता है कि जो तरल पदार्थ होते हैं, जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो हमारी उच्च सांद्रता से कहां जाते हैं, वो उच्च सांद्रता से जाते हैं भैया निम्न सांद्रता की ओर। कहां जाते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करते हैं। अच्छा, भस्मीकरण क्या होता है भैया? ध्यान रखना, जो भस्मीकरण होता है इसमें क्या करते हैं, पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि हवा नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हवा नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बिना हवा के क्या करते हैं हम लोग, वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। ये तो भस्मीकरण हो गया। अब बचा क्या? अब भैया बेचा हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतःस्पंदन। बेटा अगर जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे देख रहे हैं तो इसको लिख लेना बेटा, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बेटा इसको बोलते हैं, अंतःस्पंदन को, ठीक है। आपको दिक्कत कहीं नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, चाहे इंग्लिश माध्यम का बच्चा बैठे चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा बैठे, बात दोनों को समझ में आएगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। बात क्लियर हुआ? पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया भैया। जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ना है, ठीक है, धीमे धीमे बढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है भैया, कौन सा कथन सही है, इसको जरा देखो कौन सा कथन सही है। तो टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है फ्यूज का विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। चलो बेटा देखो, जो टिन और लेड मिश्र धातु का उपयोग हमेशा फ्यूज तार बनाने में होता है, ये बिल्कुल बात सही है भैया कि फ्यूज तार जानते हो जो मीटर के अंदर लगा रहता है, तो फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और लेड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूज का विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल फ्यूज का कनेक्शन तार से, तो मेन से तो करते हैं हम लोग, मेन से ही तो क्या करते हैं, फ्यूज तार का कनेक्शन करते हैं। अच्छा, फ्यूज तार बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए भैया। अगर देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं कि अगर गलनांक उच्च हो गया, अगर गलनांक उच्च हो गया तो अगर लाइट ज्यादा भी हो जाएगी थोड़ी सी तो फ्यूज तार तो पिघलेगा नहीं, और जब फ्यूज तार नहीं पिघलेगा तो भैया घर के सामान पिघल जाएंगे, ठीक है। तो जो गलनांक होना चाहिए वो कम होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये चीज हमारी क्या है भैया, ये चीज हमारी गलत है, ये चीज गलत है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 हमारा बिल्कुल क्या होगा भैया, राइट आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट करो, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, एक एक चीज क्लियर करूंगा आपकी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है। जो वीडियो के स्टार्टिंग से और लास्ट तक बिल्कुल भैया बने रहा करो, हिम्मत मत हारा करो, हिम्मत हार जाओगे तो फिर समाज का सामना कैसे कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद होते हैं। चलो आधों को तो पता ही नहीं होगा ये क्लोर एल्कली प्रक्रिया होता क्या है, पहली बार सुन रहे होंगे। देखो अगर मैं इसको बता दूं तो क्या होगा भैया कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं नमक, क्या बोलते हैं, जिसको हम नमक बोलते हैं, अगर भैया इसमें अगर विद्युत प्रवाह करा दो, क्या करा दो भैया, आप विद्युत प्रवाह करा दो तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप इसमें विद्युत प्रवाह करा देते हो तो आपको भैया मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, यानी कि NaOH मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या होगा भैया, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा NaOH क्या होता है भैया, NaOH होता है ये हमारा क्षार होता है, और क्षार कैसा होता है भैया, ये प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका अगर नाम बात कर दें बेटा तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, NaOH को। हो गया भैया, नोट हो गया, चलो नोट करो, आगे बढ़ेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो क्रमांकित समजातीय श्रेणियों के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। दो क्रमांकित समजातीय सीरीज, यानी कि सीरीज आपको पता होगी बेटा, जाति तीन पढ़ी होंगी, एल्केन, एल्कीन और एल्कीन, एल्काइन। कौन कौन सी भैया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन कौन कौन सी, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, एल्केन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। ये बेटा आपने पढ़े होंगे। तीन टाइप के क्या होते हैं हमारे ये पदार्थ होते हैं, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन। तीन टाइप की पढ़ेंगे सीरीज आपने। ठीक है, मेथिन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्रोमाइन, ब्रोमीन, ये पढ़े हैं ना आपने? वही तो हैं ये भैया, ये वही हैं। अच्छा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अच्छा, एल्कीन का पूछ दें, एल्कीन का होता है भैया CnH2n, और एल्काइन का अगर पूछ दें तो CnH2n-2। ये भैया तीनों के सामान्य सूत्र भी हो गए, ये तीनों के सामान्य सूत्र भी हो गए। अच्छा, क्रमांगत की बात कर रहे हैं, क्रमांगत में कितने का अंतर होगा? तो बेटा ध्यान रखना, क्रमांगत में अंतर होता है एक CH2 का, एक CH2 का अंतर होता है, एक CH2 का अंतर होता है। और कार्बन की बेटा अगर बात करें, कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 12। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2 हैं। तो जब 1 का 1 होता है तो 2 का बेटा 2 होगा कि नहीं होगा? 2 का 2 होगा कि नहीं होगा? और 12 को 2 में जोड़ दोगे तो कितना आएगा भैया? 14। यानी कि 14, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? फोड़ दिया कि नहीं दिया? फोड़ दिया क्वेश्चन को? क्वेश्चन को फोड़ा कि नहीं फोड़ा? जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो, आज समय ज़्यादा लग रहा है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन के नंबर 18 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करना है। PQRS कितने होंगे? या इसको भैया इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको बैलेंस करना है, यानी इसको संतुलित करना है। इसको इक्वेशन को बैलेंस करके बताओ जरा कि बैलेंस कैसे होगा। तो भैया अगर बैलेंस करना है, अगर बैलेंस करना है तो कैसे करोगे? इसको बैलेंस करोगे बेटा तो यानी कि P क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? ये सब हो जाएंगे 1 1 1। अच्छा, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? देखो जरा, 2 Fe हैं भैया, एक Fe देखो, Fe2 है कि नहीं है? देखो, अगर इसको करना भी आपको नहीं आता तो तुरंत यहीं से कर देते। कैसे करते? हम देखते भैया कितने हैं? Fe2 हैं। Fe2 है कि नहीं है? यानी कि देखो ऑप्शन नंबर बी में देखें, सब में 1 1 दे रहा है। कितना दे रहा है भैया? सब में 1 1 दे रहा है, यानी 1 तो आएगा। यहाँ पर कितना आएगा भैया? यहाँ पर 1 आएगा। अब Fe कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, तो यहाँ भी Fe 2 बनाने पड़ेंगे, यानी 2 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। और 2 का जब गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच करेगा। अच्छा, Fe2O3 बेटा है क्या? अगर हम Fe2 बेटा बात करें तो ये क्या है भैया? ये हेमेटाइट बन जाता है, हेमेटाइट बन जाता है, यानी इसको बोलते हैं भैया फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये भैया लोहे का अयस्क बन जाता है, ये हम लोहे का अयस्क भी होता है, फेरिक ऑक्साइड बात करते हैं इसको। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? पूरी इक्वेशन भी पढ़ दी, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है सब पढ़ दिया, पूरी रिएक्शन पढ़ देंगे। ठीक है, लेकिन बस बने तो रहो साथियों, इसी जुनून के साथ बने रहो बस। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बेटा 19 कह रहा है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। देखो, अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब बनाने के नियम, मैंने पहले दिन भी बेटा आपको बताया था कि अगर ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है और कोई प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण बेटा यहाँ देखो, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो जाने के बाद वो बेटा कहाँ से जाती है? हमेशा वो जाती है बेटा फोकस से जाती है। कहाँ जाती है वो? फोकस से जाती है। अच्छा, दूसरी मैं बात करूं, अगर बच्चों मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी बेटा ध्यान रखना, अब ये कोई दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है बेटा? अगर वो फोकस से जा रही है, देखो यहाँ से फोकस था, ये जा रही है प्रकाश किरण। जब वो फोकस से जाती है तो टकराने के बाद बेटा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, उल्टी काम हो जाएगा। और तीसरी कहानी बेटा जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है
बेटा अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो ध्यान रखना बेटा ये टकराकर उसी मार्ग से वापस आएगी, यानी जिस मार्ग से वो गई है बच्चों उसी मार्ग से क्या होगी, वो वापस भी आएगी। जिस रास्ते से जाना उसी रास्ते से आना, ठीक है। यानी कि जो गुरु ने रास्ता बताया हम केवल उसी रास्ते पर चलेंगे तो अवश्य हम क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। यानी कि जिस रास्ते से भैया ये जा रहा था उसी रास्ते से वापस भी आ गया। अब जब जा रहा उसी रास्ते से लौट रहा, एक दूसरे के ऊपर है, तो भैया इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा कितना, 0 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर हो रही है बेटा, मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा आप लोग ही हमारी ताकत हो, ठीक है, तो आप लोगों को ही सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसे ही पढ़ना है, जानदार तरीके से पढ़ना है, ऐसी मनोरंजन तरीके से पढ़ना है तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। ठीक है, आज रात में अपने अपने स्टेटस पे लगा देना, लेकिन बता देना कि अब हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी होती है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस इसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, कार्बन की बात करें बेटा, कार्बन की बात करें, चलो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ जरा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ो तो बेटा पाउली का जो अपवर्जन का नियम कहता है 1s 2s 2p पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, बस आप बने रहना वीडियो में, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा आपको। अच्छा, एस में आपके ध्यान रखना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2, पी में कितने होते हैं, अधिकतम 6 होते हैं। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 भर गए, 2 रह गए। अब कोष देखो बेटा, कोष देखो कितने हो गए बेटा, कोष के मतलब 2 ही तो हुए, कोष कितने हुए, केवल 2 ही तो भरे, पहला और दूसरा कोष ही तो भरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर यहां से बात समझ में नहीं आ रही तो एक और तरीका बताता हूं, वहां से बात को पकड़ना। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, और हमने पढ़ा है कि पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर बेटा पहली कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दूसरी कक्षा में कितने भरने पड़ेंगे, हमें 4 भरने पड़ेंगे। तो कोष कितने हो गए, कक्षाएं कितनी हो गई, पहली में तो 2, दूसरी में कितने 4, यानी टोटल कितनी हो गई भैया, 2 हो गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो थोड़ा और बात कर ले कार्बन के बारे में। कार्बन बेटा, अच्छा मुझे ये बताओ कि कार्बन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? आपने 4 पढ़े होंगे, sp-d-f बेटा पढ़े होंगे, तो कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट होता है जरा मुझे बताओ। तो बेटा ध्यान रखना, कार्बन जो होता है ये हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसका? p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अच्छा, किस वर्ग में आता है? तो वर्ग नंबर भैया 14 में आता है। अच्छा, आवर्त पूछ दें, किस आवर्त में आता है भैया? तो ये 3rd आवर्त में आता है। ठीक है, कार्बन के बेटा 2 अपर रूप होते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं भैया? 2 अपर रूप होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? एक होता है भैया क्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, और दूसरा होता है भैया क्या, अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय। अच्छा ये बताओ जरा 1 मिनट कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं बेटा क्रिस्टलीय की बात करूं तो एक हमारा हीरा यानी कि डायमंड, और एक है भैया हमारा ग्रेफाइट। क्या भैया? ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप हो गए। अक्रिस्टलीय की बेटा बात करूं तो हमारा कोयला। क्या भैया? हमारा कोयला। और चारकोल। क्या भैया? चारकोल जो लगाते हो ना, शादी में जाने से पहले लगाते हो, मेकअप करवाते हो ब्लैक कलर का, चारकोल भैया वो आपका अक्रिस्टलीय अपर रूप है। बात पूरी क्लियर हुई? कार्बन को पूरा निचोड़ दिया, पूरा ऐसे निचोड़ देंगे कि एक एक चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी और मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, तरीके से करवा रहे हैं आपको हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा। साइक्लोहेक्सेन में कितने सीसी बंद होते हैं, कितने सीएच बंद होते हैं, और किस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंद होते हैं? चलो बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को बेटा। साइक्लो मतलब क्या होता है? साइकिल से पकड़ो, साइकिल। क्या पढ़ो भैया? साइकिल मतलब गोला। हेक्सेन भैया, हेक्स का मतलब कितना होता है? देखो, अगर कार्बन 1 होते हैं, कार्बन अगर 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। अगर कार्बन 2 होंगे, 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग? एथ। अगर कार्बन 3 होंगे तो क्या बोलते हैं
बेटा हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर कार्बन 4 होंगे तो क्या बोलेंगे भैया? उसको ब्यूट बोलेंगे। अगर कार्बन 5 होंगे तो क्या बोलेंगे? हम पेंट बोलेंगे। और कार्बन अगर 6 होंगे तो इसको क्या बोलेंगे भैया? हेक्स बोलेंगे, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है? साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन है हमारे पास। इसको जरा साइकिल के फॉर्म में सजाओ जरा। इसको अगर बेटा साइकिल के फॉर्म में सजाओगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। कुछ कैसा दिखेगा भैया? कुछ ये ऐसा दिखेगा। देखो गोल गोल दिख रहा है क्या? गोल गोल दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, अब दिखेगा। देखो जरा, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा इनके बीच में मैं बॉन्ड बना दूं, अगर मैं इनके बीच में बॉन्ड बना दूं, ठीक है, और यहां पर बेटा मैं दो दो बॉन्ड से क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन जोड़ दूं, क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। और इन सब में बेटा, इन सब में क्या करूं मैं? एक एक एच रख दे रहा हूं। एक एक क्या रख दे रहा हूं भैया? एच रख दे रहा हूं। अब यहां से अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी तो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ लोगे। तुरंत पकड़ना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कितने सी बंद है भैया। देखो सी और सी के बीच में एक बंद ये हो गया, एक बंद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, टोटल कितने हो गए भैया? 6 हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि 6 ऑप्शन में देखो, यानी ये दो तो हमारे बिल्कुल गलत हो गए। अब हमारे ये 2 बच रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी और एच के बीच कितने बंद बन रहे हैं भैया? देखो इस सी से 2 एच बन रहे हैं, इस सी से 2, इस सी से 2, टोटल 6 सी हैं। जब 1 से 2 बन रहे हैं तो 6 से कितने बनेंगे भैया? 6 से बनेंगे 12, यानी कि 6, 12 और 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब किसी को अगर बंद बनने में दिक्कत हो, बंद बनने में दिक्कत हो तो केवल यहां से पकड़ सकते, यहां से पकड़ सकते। पूछा गया था, उनने पूछा था कुल कितने बंद हैं? कुल गिन लेते भैया, कुल गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, ठीक है, यही मिल जाता आंसर। टोटल ये बंद, ये लाइनें होती है, यही तो हमारी बंद कहलाती हैं। गिन लेते लाइनों कितनी? 18 है भैया। 18 कहाँ था? लास्ट में देखो ये 18 रखा था, यही हमारा आंसर हो जाता। हमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं पकड़ना था, पूरा क्वेश्चन नहीं पकड़ना था, केवल अगर पता होता आपको मतलब, वहीं से आप आंसर निकाल देते। ऐसी ही पढ़ाई करवाऊंगा बेटा, डेली ऐसे ही पढ़ाई करवाऊंगा। बस आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत लगा के लगना है, ठीक है। जल्दी से बेटा नोट करो, पूरा नोट करो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर में 22 की तरफ बढ़ूंगा और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में निकाल दो भैया। इसकी जो वक्रता, ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी है, यानी आर दिया है। देखो बेटा, देखो देखो यहाँ समझो जरा, बात को समझा करो, ठीक है। देखो ये आपका दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है। ये क्या है? हमारा ध्रुव, यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और ये भैया क्या है? ये हमारा है सी यानी कि क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, कितनी बार बताया हूं बेटा मैं आपको कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी होती है r, और इनके बीच में बेटा एक रिलेशन होता है कि r बराबर क्या होता है बेटा? 2f। r बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात क्लियर हो रही है? बात अगर क्लियर हो रही है बेटा तो एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। दर्पण बेटा, दर्पण हमने बताया था आपको, दर्पण क्या होता है? दर्पण बेटा कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसके एक साइड क्या कर दो? पॉलिश कर दो, और दूसरी साइड से अपनी शक्ल देख लो, ठीक है। बढ़िया स्मार्ट लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, वो हो गया हमारा दर्पण, यानी कि मिरर हो गया। दर्पण बेटा बताए थे हमने 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय। पेपर में अगर आ जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा 2 प्रकार के। कई बच्चे 3 लगा के आते हैं, नहीं बेटा 3 नहीं होंगे। दर्पण 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला होता है गोलीय और दूसरा होता है समतल। फिर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बेटा बात करता हूं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो, तब आपको लगाना है बेटा ये उत्तल और अवतल, ठीक है। तब लगाना है आपको उत्तल और अवतल, ठीक है। सब में नहीं लगा देना है, सब में नहीं लगा देना है उत्तल अवतल, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। दर्पण 2 प्रकार के, गोलीय और समतल। बात समझ में आ रही? अच्छा, दर्पण का अगर सूत्र पूछ दें भैया, क्या पूछते हैं? अगर दर्पण का आपसे सूत्र पूछते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना भैया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो भैया फॉर्मूला होता
होता है, यही हमारा क्या होता है, दर्पण का सूत्र। कह रहा हूं बार बार एक एक क्वेश्चन फोड़ दूंगा, बस तुम साथ बनाए रखना। और इस साल क्या अगले 6 महीने में तुम्हें नौकरी ना दिला दी तो इस संस्थान को बेटा, इस संस्थान का नाम आप याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे कि संस्थान ने आपको वो दिया, इस चैनल ने आपको वो दिया जो कोई चैनल ना दे पाया। ठीक है, तो बेटा इस चीज को एक एक चीज क्वेश्चन एक एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के रखना, एक एक चीज हम लोग बिल्कुल फाड़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को इस तरीके से शानदार तरीके से करेंगे कि बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो वीडियोस हम लोग आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है, इस वीडियोस में उन प्रश्नों का संग्रह होता है जो कहीं ना कहीं आपके पेपर से और कहीं ना कहीं आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो पेपर उठा के देखना और इस चैनल की वीडियोस देखना। बेटा जो सर ने जीके की वीडियो डाल के रखी हुई ना, वो मोस्टली जीके आपकी वहीं से फंसी हुई है। ठीक है, बस क्या करते हैं आप लोग, उस चीज को देखते नहीं हो, उसको इग्नोर कर देते हो, उसको अनदेखा कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चा बेटा उसको ईमानदारी से, उसको पूरी मेहनत से पढ़ता है तो उससे पूछना तैयारी उसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बेटा दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बेटा इसमें आपका ही घाटा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको भी सहयोग करना है। और हम लोग जैसा पता है कि हम लोग दिन रात 24 घंटे आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, चलो इसी जोश के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होना, जोश बनाए रखना। ठीक है, और इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है, क्या होता है भैया? क्लोरीनीकरण होता है। थोड़ा बगल में शादी है तो आपको हो सकता है साउंड आने में दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है, बारात निकलती है, शादी का सीजन चल रहा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़ा सा आपको पाँच में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस बच्चे को नाचने का मन हो डांस भी कर सकता है बीच में पढ़ाई पे। ठीक है, लेकिन डांस करते करते पढ़ना। ठीक है, अलग ही मजा है, अलग ही मजा है भैया। जब कभी डिप्रेशन में हो जाओ ना तो बढ़िया गाने लगा के बिंदास डांस किया करो। 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ पाया, अरे 18 घंटे भी कोई नहीं पढ़ पाया। ठीक है, हम लोग अलग से डाउनलोड थोड़ी हुआ इंसान। ठीक है, इंसान भी तो एक इंसान ही होना, और भी काम होते हैं, निंद्रा करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, तो बिंदास रहो। ठीक है, जब भी ऐसा लगे डिप्रेशन में हो, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक कमरे में अपने आप को बंद करो, बढ़िया बेहद गाना लगाओ और बेहतरीन डांस करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डांस किया करो बेटा, म्यूजिक सुना करो, क्योंकि म्यूजिक जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अच्छे रंग भर देता है। ठीक है, चलो थोड़ा निकल जाने देते हैं, शादी हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जब शुष्क, बेटा शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का मतलब होता है ड्राई, ड्राई। ठीक है, यानी बिना पानी का बुझा हुआ चूना है, उसको क्लोरीकरण के लिए रखते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? बेटा मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ध्यान रखना भैया कि जैसे ही हम शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये बेटा इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब क्लोरीनीकरण करते हो, क्या करते हो भैया? क्लोरीनीकरण करते हो तो बनता क्या है? तो बनता है हमारे पास CaOCl2। ठीक है, अब अच्छा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा बताएं, क्या इससे पहले कहीं आपने देखा है क्या इसको? इससे पहले कहीं आपने CaOCl2 को कहीं देखा है क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको मैं बता रहा हूं जरा। CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। अब जिन्होंने बेटा नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बिरंजक चूर्ण। क्या बोलते हो भैया? बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं भैया? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। ठीक है, देखो एक चीज से तीन तीन चार चार चीजें हो रही है ना, यही तो पढ़ाई है, इसी को तो मजा कहते हैं। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट करो, आगे से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में गैसीय विनिमय। अच्छा, विनिमय क्या होता है भैया? विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान होता है भैया। ठीक है, चलो गैस का आदान प्रदान में सहायक कौन होता है? चलो बेटा अगर मैं थोड़ी सी इसमें बात कर दूं आपको, तो जो पत्तियां होती है ना, जो आप पत्तियां देखते हो,
ठीक है, ये हमारी सपोज करो पत्तियां हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है भैया, पत्ती है। अच्छा, पत्ती के अगर नीचे देखोगे, पत्ती के बाहरी भाग में बेटा तो क्या होते हैं, तो भैया वहां पर छोटे छोटे से छेद होते हैं नीचे की तरफ, नीचे नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट में हल्के छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हें छेद को ही तो बेटा क्या बोलते हैं, इन्हें छेद को ही बोला जाता है क्या, रंध्र। क्या बोला जाता है भैया, इन क्षेत्र को बोला जाता है रंध्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया इन छेदों को, इनको बोलते हैं रंध्र। अच्छा, ये रंध्र करते क्या हैं, ये रंध्र होते क्या हैं, इनको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये रंध्र करते क्या है भैया, ये रंध्र करते हैं गैसों का आदान प्रदान। क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, थोड़ा मैं पौधों के बारे में जानकारी दूं अगर, तो पौधे बेटा कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं भैया। जो जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो पौधे भी खाना बनाते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए उन्हें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जैसे हमें चाहिए लाइट, वो चाहिए ना सिलेंडर, ऐसे ही उनको क्या चाहिए भैया, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या चाहिए भैया, और चाहिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए, और चाहिए उन्हें बेटा पानी चाहिए। और क्या चाहिए, और चाहिए उन्हें लवण चाहिए, यानी खनिज लवण चाहिए। ठीक है, ये बेटा कुछ मेन इफेक्ट पड़ते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पूरी पत्तियों क्लियर हो गई, ठीक है, कौन सी प्रोसेस करते हैं, क्या क्या चाहिए पड़ता प्रकाश संश्लेषण, सब क्लियर होगा बेटा, आज सब क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। वादा है आपसे, बस डेली बने रहना, डेली 8 बजे बेटा बने रहना। और इस चैनल में जितनी आपको वीडियो मिले, जितनी भी वीडियो मिले, उनको बेटा एक एक अच्छे से पढ़ना, उनके हैंड रिटन नोट्स बनाना, ठीक है। जितने नोट्स बनाओगे, जब रिवीजन करोगे ना, तब देखोगे तो हाँ, आज की पढ़ाई अगर मेरी बात को फॉलो करोगे तो आज से 1 महीने बाद खुद अपने आप का रिजल्ट देखोगे बच्चों, कि आज मैंने जो पढ़ाई की है और 1 महीने बाद जो मेरा परफॉर्मेंस था, उन दोनों में बेटा जमीन आसमान का फर्क रहा। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट करो, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भैया कई लोगों की जिंदगी निकल जाती फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम याद करने पे, लेकिन बच्चे याद नहीं कर पाते। लेकिन आज ऐसा शॉर्ट तरीका बता दूंगा, एक ऐसा मजेदार ट्रिक दे दूंगा कि आपको जीवन में कभी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम नहीं भूलोगे। अगर सोते समय भी कोई पूछ देगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बनाओ, तो ऐसे उंगली में गिन के बता देना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो अनुसार अंगूठा, तर्जनी और क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करती है। देखो बेटा, अगर मैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाऊं, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, आप बिल्कुल ड्राइंग पे मत जाना। अगर फ्लेमिंग ने क्या बताया था, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, देखो, ठीक है, कौन कौन सी बेटा, इसको बोलते हैं थंब यानी कि अंगूठा, ये हमारी क्या है तर्जनी, तर्जनी को बोलते हैं 4 फिंगर, और ये बेटा मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर बोलते हैं। इन 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों में देखो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब बेटा कौन सी किस उंगली को प्रदर्शित करती है, कौन सी क्या प्रदर्शित करती है, तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज को नोट कर लेना, मेरी बात को 2 मिनट सुन लेना, अभी याद हो रहा है 2 मिनट में, ठीक है। जो अंगूठा होता है बेटा, ये शो करता है बेटा किसको, बल को, किसको शो करता है, बल, यानी बल को बोलते हैं बेटा फोर्स, ठीक है। ये जो तर्जनी होती है बेटा, क्या होती है, तर्जनी, ये तर्जनी किसको शो करती है, ये करती है बेटा चुंबकीय क्षेत्र को, किसको शो करती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मध्यमा होती है, ये जो मध्यमा होती है किसको शो करती है बेटा, ये शो करती है धारा की दिशा को, किसको शो करती है, धारा की दिशा को शो करती है। अच्छा, अब सर इसको याद कैसे करें, ये तो हमने सीख लिया कि कौन किसको वैसे करता है, याद कैसे करें, देखो बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ये कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये ट्रिक कोई नहीं दे पाएगा, ये केवल आपको चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। तो अंगूठा, अंगूठे की बात करूं बेटा, आप अगर परिवार में देखेंगे तो परिवार में हमारे सबसे बड़ा कौन होता है भैया, परिवार में हमारे सबसे बड़े होते हैं हमारे पिताजी, हमारा बापू यानी कि हमारे पिता, जिसको बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं भैया, फादर। देखो ये रखा है एफ, ये देखो यहाँ रखा है फोर्स यानी एफ, यानी कि फादर सबसे ऊपर, फादर मतलब फोर्स, बात समझ में आ रही है। दूसरे नंबर पे कौन होती है भैया, दूसरे नंबर पे होती है हमारी मोम, यानी कि हमारी माता जी, हमारी मम्मी, हमारी अम्मी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गई भैया, हमारी
माता जी हो गई यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और तीसरे नंबर पे भैया, तीसरे नंबर पे होते हैं हम यानी कि चिल्ड्रन, ठीक है। सबसे पहले पापा यानी कि फोर्स, दूसरे नंबर पे मम्मी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरे नंबर पे चिल्ड्रन यानी बच्चे यानी कि करंट, ठीक है। बात समझ में आई? आज के बाद तो नहीं भूलोगे, परिवार तो नहीं भूलोगे अपना। अगर परिवार याद होगा, अगर बेटा जिंदगी में अपना परिवार याद होगा, पापा मम्मी और बच्चे, तो जिंदगी में कभी फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं भूलोगे। इस चीज को मैं दावे के साथ यहाँ से कह रहा हूँ। जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26, किस जीवाणु की उपस्थिति में जल का प्रदूषण का सूचक है भैया? वाटर पॉल्यूशन। भैया वाटर पॉल्यूशन का क्वेश्चन आया है कि अगर पानी में कौन सा वायरस आ गया जिससे आप पानी नहीं पी पाओगे, तो बेटा ध्यान रखना ई कोलाई कोलीफॉर्म, ई कोलाई कोलीफॉर्म, अगर ये वायरस आपके पानी पर है तो आप वो पानी नहीं पी पाओगे, ठीक है। यानी कि ये वायु प्रदूषण, ये जल प्रदूषण का संकेतक होता है कि अगर ये वायरस पानी के अंदर है तो पानी दूषित है, आपको बीमार कर सकता है। अच्छा जरा ये वाले बताओ जरा, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है भैया? इससे क्या होता है? तो इससे एक बेटा बीमारी होती है जिसको बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं भैया? टीबी, जिसको बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं इसको? क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है भैया। अच्छा कोलरा, कोलरा, अच्छा इसे विबियो कोलरा अगर हो जाएगा, ये जीवाणु हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा भैया? तो आपको हो जाएगा हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हैजा हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या दिया है भैया? तीसरा दे रहा है वो साइमोनेला टाइफी। भैया साइमोनेला टाइफी अगर हो तो क्या होगा भैया? तो ध्यान रखना, तो आपको हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? टाइफाइड हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ई कोलाई कोलीफॉर्म अगर है तो हम वो पानी नहीं पी सकते। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? भैया कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर? आर्मेचर जानते हो, अभी मैंने बताया आपको, ये हमारी विद्युत मोटर का नॉर्थ, ये साउथ, और ये आर्मेचर, ये आर्मेचर भैया, ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर का भाग कौन सा है भैया? तो ध्यान रखना आर्मेचर का भाग केवल ये हमारी लोहे कोर होती है, बाकी ये चुंबक कुंडली हमारी आर्मेचर का भाग नहीं होती। आर्मेचर ये होती है मेन, ठीक है। अगर आप विद्युत मोटर की संरचना देखेंगे ना तो हमारी जो आर्मेचर होती है बेटा, जो आर्मेचर होती है ना वो हमारी ये वाली होती है, ये हमारा आर्मेचर होता है, आयताकार कुंडली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमने बताया विद्युत मोटर कौन बनाया था भैया? किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने बनाया था, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का इसका सिद्धांत। चलो ये पढ़ चुके हैं बेटा, पहले हम अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करते? नोट नहीं किया बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे देखो, अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? भैया आणविक रूप में सबसे अधिकतम परमाणुओं की संख्या किसमें है भैया? तो ध्यान रखना सल्फर में। अगर इन चारों की बात करें तो इन चारों में किसमें है? सल्फर में। किसमें है? सल्फर में। क्योंकि बेटा जो सल्फर होता है ये बहुपरमाणुक होता है, ये सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुपरमाणुक होता है। अच्छा एकल परमाणु क्या होते हैं भैया? जो एकल परमाणु जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, जिनमें केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे कि आपका He, हीलियम, नियॉन, ये एकल परमाणु होते हैं। अच्छा मैं बात करूं, अगर मैं बात कर दूं बेटा द्विपरमाणु क्या होते हैं? द्विपरमाणु क्या होते हैं? जिनमें केवल दो परमाणु होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, देखो भैया N2 है, दो नाइट्रोजन मिलकर बना रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। तो सल्फर लेकिन हमारा क्या होता है भैया? बहुपरमाणु होता है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आज क्वेश्चन को पूरा फाड़ देना है, ठीक है। आज इन क्वेश्चनों को पूरा फाड़ के रख देना है। चलो एक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा प्यारा चीज और याद आ गई भैया सल्फर के बारे में। अगर सल्फर का रंग पूछ दें, अगर भैया सल्फर का रंग पूछ दें तो सल्फर का जो रंग होता है भैया वो होता है पीला। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो भी हमने लास्ट में पूरी कर दी, ठीक है। यानी कि 28 प्रश्न हमारे बहुत ही शानदार तरीके से हो चुके हैं। चलो नोट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बेटा निम्न कारकों में वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया, ठीक है। तो भैया किस किस तरीके से अग्रसर किया? पढ़ो जरा क्वेश्चन। पहला पॉइंट कह रहा है कि तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां,
दूसरा पॉइंट कह रहा है तत्वों के विभिन्न स्रोत, और तीसरा पॉइंट मेरा कह रहा है तत्वों के विभिन्न गुण, तत्वों के भैया विभिन्न गुण। अब अच्छा देखो, अब अच्छा बात देखो भैया कि वैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण किया है वो इन तीनों माध्यमों से किया है, विधि के आधार पर भी कर दिया, स्रोत के आधार भी कर दिया और गुण के आधार पर भी कर दिया। भैया तीनों के आधार पर क्या किया है इन्होंने, क्या किया है वर्गीकरण किया है। अच्छा सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले अगर वर्गीकरण की बात करें बेटा, सबसे पहले वर्गीकरण की बात किया तो किया है उन्होंने, किसने बेटा, डोवोनियर। ठीक है, किसने किया है बेटा, डोवोनियर ने किया हुआ है भैया। इन्होंने तो क्या दिया था, इन्होंने दिया था भैया त्रिक नियम। क्या दिया था इन्होंने, त्रिक नियम दिया हुआ था, त्रिक नियम। इसके बाद बेटा कौन आए थे, इसके बाद आए थे न्यूलैंड। कौन आए थे, न्यूलैंड। इन्होंने क्या दिया था भैया, इन्होंने दिया था अष्टक नियम। क्या दिया था भैया, अष्टक नियम दिया था। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही। सबसे पहले डोवोनियर ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। ऐसे वर्गीकरण फिर यहाँ से स्टार्ट होता चला गया, मेंडली ब्रदर धीमे धीमे आते चले गए। ठीक है, नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते। बेटा आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमने धुआं उड़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल धुआं उड़ा दिया। अब अगर कोई सपने में भी पूछे 29 प्रश्न तो आपको बेटा ऐसी तैयारी करना है कि याद होने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, जोश के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, सहजता से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र की बीच दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में कितनी होती है। यानी कि भैया अगर मैं पूछूं तो यहां पर एक चीज याद रखना, फोकस दूरी कर लो। ठीक है, यहां कर लो बेटा, या तो इसको ऐसे कर लो कि फोकस और ध्रुव कर लो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहां बेटा एक क्वेश्चन कर लो कि फोकस दूरी हो गई। अब फोकस दूरी को वक्रता त्रिज्या के हम लोग को बताइए, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, कोई भी परेशानी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बेटा निःशुल्क बैच चल रहा है। निःशुल्क बैच आपका मैथ का, जीके का और साइंस का भैया निःशुल्क बैच चल रहा है। बस आपको सुविधा लेने की देर है, आप इसका लाभ उठाएंगे तो आपको वास्तव में मजा आएगा। बाकी हमारे रेलवेज के जो भैया ऑफलाइन बैच हैं वो सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे दोनों टाइम चल रहे हैं। सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 भी चल रहे हैं। तो अगर कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहें भैया तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर मैंने दिए हैं आप उन पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तो आपकी मदद के लिए हमारी टीम हमेशा आपके साथ तैयार खड़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, कल फिर मिलेंगे। कल फिर ठीक 8 बजे अपना यूट्यूब चालू रखना, कल फिर 8 बजे मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।